I'm Dr. Shweta Agrawal, Assistant Professor, Faculty of Education. This is a C subunit of Unit 2, Requirement of Nutrients at Childhood Stage and its Sources. Actually, primary level चाइल्डहुड से रिलेटेड होती है, चाइल्डहुड स्टेज होती है। तो चाइल्डहुड स्टेज में फिज़िकल हेल्थ को अपडेट रखने के लिए, फिज़िकल हेल्थ को परफेक्ट रखने के लिए, फिट रखने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये न्यूट्रिएंट किस अमाउंट में, किस फॉर्म में रिक्वायर होते हैं एक चाइल्डहुड स्टेज में, जिससे कि फ़िज़िकल हेल्थ को इम्प्रूव किया जाए, एनहेंस किया जाए, और इसके क्या सोर्सेस होते हैं, ये हम इस सब यूनिट में पढ़ेंगे। रिक्वायरमेंट ऑफ फूड कंटेंट एट चाइल्डहुड स्टेज एंड इट्स सोर्सेस। एक्चुअली जितने भी हमारे फूड ग्रुप्स हैं, फूड आइटम है न्यूट्रिएंट के अकॉर्डिंग, उन्हें अलग अलग फूड ग्रुप्स में बांटा गया है उनकी न्यूट्रिएंट कंटेंट के अकॉर्डिंग, न्यूट्रिएंट की नेचर के अकॉर्डिंग, रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग। इसमें सबसे पहला फूड ग्रुप आता है सीरियल्स और ग्रेन। इनमें ये सारे एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं। इसमें वीट एंड वीट इट्स प्रोडक्ट, जो गेहूँ होता है, गेहूँ को भी वेरियस फॉर्म में खाया जा सकता है। उससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो इस सीरियल एंड ग्रेन ग्रुप में आते हैं। यानी कि चाइल्डहुड स्टेज में बच्चे को एनर्जी देने का सबसे बेसिक सोर्स क्या है? वीट, जिसे हम नॉर्मली हमारे इंडियन ट्रेडिशन में, नॉर्थन साइड में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वीट, चपाती भी उसकी वीट की बनती है, सूजी, मैदा, इससे बहुत सारे आइटम्स बनते हैं जो कि हम ब्रेकफास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, लंच में, डिनर में, हर मील में हम वीट से रिलेटेड अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। तो उनका कंजप्शन डेली लाइफ में और इवन हर मील में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये एनर्जी का सबसे इजी सोर्स है और चीप भी है। फिर राइस, जैसे अभी मैंने बोला नॉर्थन इंडिया में वीट का यूज़ किया जाता है, लेकिन साउथन इंडिया में अधिकतर राइस का यूज़ किया जाता है। तो राइस भी एक सीरियल या ग्रेन है जिसको एनर्जी गिविंग सोर्स कह सकते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा रिच होती है। इवन कई लोग डायबिटिक होने की वजह से उसका स्टार्च निकाल के फिर राइस खाना पसंद करते हैं, लेकिन एक्चुअली यदि आप राइस खा ही रहे हैं तो स्टार्च निकाल के ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा है, कम अमाउंट में खा लें, क्योंकि उसमें उसके और न्यूट्रिएंट्स भी जो होते हैं वो स्टार्च के साथ में निकल जाते हैं। ओट्स, ओट्स बेसिकली वीट से ही बनते हैं, तो ये ओट्स भी एक रिच सोर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के। कॉर्न मील भी एक कार्बोहाइड्रेट का ही सोर्स है, बार्ले। नेक्स्ट ग्रुप आता है प्रोटीन। प्रोटीन से रिलेटेड सोर्सेज कौन कौन से हैं? प्रोटीन से रिलेटेड सोर्सेज हैं ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स। ड्राई फ्रूट्स और नट्स में प्रोटीन कंटेंट अच्छा होता है, लेकिन हम ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, जिसकी वजह से इनको अफोर्ड करना हर फैमिली के पहुंच में नहीं होता। सीड्स जैसे आप लोग वेरियस टाइप के सीड, जितनी भी पल्सेस होती हैं वो भी सीड्स में आती है, और कई हम बीन के सीड्स खाते हैं, सेम के सीड्स खाते हो ना, तो वो सीड्स होते हैं। और जितने ये चना, लोबिया, रमास, काबली चने, इस टाइप के जितने भी सीड होते हैं वो सीड बहुत रिच सोर्स होते हैं। और यदि हम इन्हें स्प्राउट की फॉर्म में खाएं, कि इनको थोड़े दिन ओवरनाइट भिगो दें, डीप कर दें, और फिर उसके बाद उनमें थोड़ी थोड़ी सी रूट्स निकल आए और उनमें स्प्राउटेड हो जाए, और उनको कुक नहीं करना, इसे हीट के कांटेक्ट में नहीं लाना, क्योंकि मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि यदि हम किसी भी चीज़ को कुक कर देते हैं तो उसके प्रोटीन हीट के कांटेक्ट में आके ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको कुछ दिनों गीले कपड़े में, गीला कपड़ा है ना, पानी का कंटेंट होना चाहिए स्प्राउट होने के लिए,
और उसको हैंग कर सकते हैं कहीं पे भी, तो धीरे धीरे उसमें कुछ रूट्स आने लग जाएगी। तो वो रूट्स जो होती हैं वो बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, उनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। पीस, मटर, ये भी रिसोर्स है प्रोटीन का। जितने भी बीन्स हैं, फिश, फिश ऑल्सो रिसोर्स और प्रोटीन, ये लेकिन नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए है। मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। एक्चुअली हम इंडिया में नॉर्मली वेजिटेरियन लोग ज़्यादा मिलते हैं, जिसकी वजह से वो रिसोर्स फिश और मीट जो कि प्रोटीन के रिसोर्स हैं उनको उसका कंजप्शन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये मिल्क और मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स का कंजप्शन ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ये भी मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो प्रोटीन रिसोर्सेज होते हैं। हम नॉर्मली चाइल्डहुड स्टेज में हमें डेली 2 टाइम्स बच्चे को मिल्क देना है, और मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे उसके डाइजेशन को अच्छा बनाने के लिए कर्ड दे सकते हैं, वेरियस टाइप की स्वीट्स दे सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि ऐसा मिल्क प्रोडक्ट्स दें जो हीट के कांटेक्ट में बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहते हों। और एग भी, एग ऑल्सो रिसोर्स फॉर प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। जितने भी विटामिन और मिनरल हैं, यदि हम सीजनल जितनी भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आते हैं सबका कंजप्शन करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी में विटामिन और मिनरल्स की डिफिशिएंसी कभी होगी ही नहीं। इसमें कौन कौन सी वेजिटेबल्स हैं? वैरायटी ऑफ कलरफुल वेजिटेबल, यानी कि अलग अलग कलर की वेजिटेबल में अलग अलग टाइप के विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, जिनका बॉडी रिक्वायरमेंट हर तरीके की वेजिटेबल खाने से ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाती है। ऑल ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल इज अ very much rich source for vitamin C, vitamin B, iron। तो इनका कंजप्शन तो हमें अपनी डेली लाइफ में बढ़ाना ही है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना यूज़ कर सकते हैं उतना यूज़ हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल का करें, यदि हमारी सोसाइटी में उस सीज़न में वो आ रही है, मिल रही है। लेकिन एक चीज़ और करना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल के साथ कुकिंग प्रैक्टिसेस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि हम उनको कट करने के बाद धोते हैं या धोने के बाद कट करते हैं, उनको कितनी देर हीट के कांटेक्ट में रखते हैं, उनको बॉईल करके बनाते हैं, ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। हमें क्या करना है, कट करने से पहले धो लें उन्हें, और बॉईल करके कभी भी पानी निकाल के ना बनाएं। यदि हम कोई चीज़ ऐसी है कि जो हमें बॉईल करके अच्छी रहती है, जैसे पालक पनीर है, हम खाते हैं नॉर्मली, पालक को हम बॉईल कर देते हैं, तो उसके पानी का यूज़ भी कर लें, उसी सब्जी को बनाने में कर लें या और किसी प्रिपरेशन में यूज़ कर सकते हैं। और किसी भी सब्जी को, ग्रीन लीफी वेजिटेबल को बहुत देर तक ओवर कुक नहीं करना, क्योंकि उससे उसके विटामिन सी और विटामिन बी जो कि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा डार्क होती हैं, उनका यूज़ भी हमें रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। रेड वेजिटेबल्स, ऑरेंज वेजिटेबल्स, येलो वेजिटेबल्स। एक्चुअली कहने का सेंस ये है कि जितने भी कलर की वेजिटेबल आती हैं हमें सारी तरीके की वेजिटेबल को यूज़ करना है। वेरियस फॉर्म्स में कर सकते हैं। यदि आप ये कहते हैं कि चाइल्डहुड में बच्चे एक्चुअली ज़्यादा चूज़ी हो जाते हैं कि उन्हें बर्गर पसंद है, पिज़्ज़ा पसंद है, वो नॉर्मली वेजिटेबल्स खाना पसंद नहीं करते, तो उन वेजिटेबल को ही वेरियस फॉर्म में दे सकते हैं और उनकी स्टफिंग बनाकर उस एक नॉर्मल पराठे के साथ उसका सैंडविच बना सकते हैं, जिससे वेरियस फॉर्म के अकॉर्डिंग बच्चे का क्या होगा कि उसे उसमें इंटरेस्ट आएगा, उसे वो एक्साइटेड करेंगी वो प्रिपरेशन, वो फॉर्म, तो उससे क्या होगा, उससे उसके अंदर सलाइवा सिक्रीट होगा और यदि वो खाता है उसको तो वो इजीली डाइजेस्ट होगी और इजीली एक्सेप्टेबल होगी। एक चीज़, जब हम किसी भी चीज़ को किसी भी प्रेशर के साथ खाते हैं, यानी कि पेरेंट ने कह दिया कि इसे खाना है, तो हम
किसी भी बिना मन के उसे यदि हम खा रहे हैं तो क्या होता है, उसमें कई सारे ऐसे हार्मोनल सिक्रीशन होते हैं जो कि हमारी फीलिंग के साथ सपोर्ट करते हैं उस पर्टिकुलर फूड को डाइजेस्ट होने में। तो वहाँ पर वो सिक्रीशन नहीं होता है और वो बॉडी उस फूड के जिसे हमने बिना मन के खाया है उसको इजीली डाइजेस्ट भी नहीं कर पाती, उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे इजीली एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाती, यानी कि प्रॉपर फ़ायदा नहीं होता। इसीलिए जो भी चीज़ हम खाएं खुश होके खाएं। तो हम के साथ में चाइल्डहुड स्टेज में भी टीचर को भी बच्चों को प्रेज़ करना चाहिए कि यदि कोई बच्चा कोई वेजिटेबल लेकर आया है, जो वेजिटेबल नॉर्मली बच्चे एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन पेरेंट ने डांट लगा के रखी है, तो टीचर को ही प्रेस करते हुए, अरे आप आज लंच बॉक्स में ये लाए हो, ये खाओगे, कोई भी पर्टिकुलर कोई भी सब्जी हो सकती है, तो क्या होगा, वो बच्चे को रीइंफोर्समेंट मिलेगा और उससे वो खुश हो जाएगा। जो अभी मम्मी से जब मम्मी ने टिफ़िन पैक किया था तो वो गुस्सा कर रहा था, यहाँ पर वो टीचर के प्रेस के साथ खुश हो जाएगा और उसको एक्सेप्ट करते हुए खाएगा कि सब बच्चे देख रहे हैं, तो मैम ने सबके सामने मुझे प्रेस किया है, तो मैं इसको खाने के बाद इस क्लास का सुपीरियर बन जाऊंगा, है ना, हीरो बन जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये पर्टिकुलर फूड खाया। तो उससे क्या होगा, उसकी बॉडी उस पर्टिकुलर वेजिटेबल को डाइजेस्ट करने से रिलेटेड कई सारे हार्मोन सही अमाउंट में सिक्रीट करेगी और वो एक्सेप्ट होते हुए सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होने के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। तो एक्चुअली आप पीपल टीचर्स को ये ही करना है, पीपल टीचर को बच्चों को इंकरेज करना है कि वो हर टाइप की वेजिटेबल को अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करें। उसकी वेरियस फॉर्म पेरेंट्स को बता सकते हैं आप लोग पीटीएम में कि किस टाइप की फॉर्म में आप अपने बच्चों को वेजिटेबल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि सारे पेरेंट्स को नॉलेज नहीं होती है और आप लोगों को उसे प्रेज़ करना होगा ताकि वो खुश होकर उस आइटम को खाए, अभी भी खाए और डेली लाइफ में उसका कंजप्शन बढ़ा दे। एनी फ्रूट्स इंक्लूड इन पर मील, हर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। ये तो हमने वेजिटेबल की बात करी। फ्रूट्स नॉर्मली हम क्या करते हैं, आज खाया, 2 दिन तक नहीं खाया, फिर 2-3 दिन मार्केट से आया तो खा लिया, तो मतलब गैपिंग करते हैं, डेली लाइफ में उसे इंक्लूड नहीं करते। तो हमें डेली लाइफ में ज़रूर एक फ्रूट, सीजनल फ्रूट हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हम पोमेग्रेनेट ही लेकर आएँ जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, कोई सा भी फ्रूट, लेकिन डेली लाइफ में इंक्लूड ज़रूर करें और सीजनल फ्रूट्स इंक्लूड ज़रूर करें। ऐसा नहीं कि केवल एक ही फ्रूट को हमने पैट बना के रखा हुआ है, फेवरेट बना के रखा हुआ है और वही डेली कंज्यूम करें चेंज करते हुए। और इसका एक्चुअली एग्जैक्ट टाइम होता है कि हम बच्चे को ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में एक मिड ब्रेक देते हैं 10 से 11 के बीच में, उस टाइम हम फ्रूट दे सकते हैं। आपके जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं बच्चों को उसी पर्टिकुलर टाइम पे। ऑयल एंड सीड्स इज़ ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ फूड। इसके सोर्सेज हैं घी, मस्टर्ड ऑयल, ड्राई फ्रूट्स। ये जितनी भी चीज़ें हैं सब में ऑयल कंटेंट होता है और ये ऑयल कंटेंट किसका सोर्स होता है, कार्बोहाइड्रेट का। यानी कि कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे फैटी एसिड्स के रूप में कंपाउंड फॉर्म में होता है और ग्लूकोज जिसे हम कह सकते हैं, वो जब हम खाते हैं तो मल्टीपल डाइजेशन के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और हमें एनर्जी देता है। लेकिन एक्चुअली ऑयल का डाइजेशन थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, जिसकी वजह से ये इजीली एनर्जी प्रोवाइडर नहीं होता। इमीडिएट एनर्जी यदि हमें चाहिए होती है तो हमें कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म का जो फॉर्म है वो फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज इसके फॉर्म में लेना होगा, जिससे कि हम उसे एकदम से एनर्जी यूज़ कर सकें। ऐसा नहीं कि स्टार्च ले लिया, स्टार्च के फॉर्म में यदि हम कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो उसका कंजप्शन एब्जॉर्प्शन होने में टाइम लगता है। और लेकिन जो हमारे फैटी एसिड्स होते हैं, ये ऑयल्स होते हैं, ये हमारी मसल की स्टिफनेस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई कहता है कि ऑयल खाने से केवल फैट ही हम ले पाएंगे, हम फैटी हो जाएंगे। फैटी एसिड्स हैं इसमें, लेकिन मसल के नीचे जो मस्कुलर टोन की ज़रूरत है, मसल थिकनेस की ज़रूरत है, स्टैमिना की ज़रूरत है,
वो स्टेमिना फैटी एसिड से मिलता है, लेकिन इसका अमाउंट उतना ही लेना है जो कि बैलेंस डाइट के अकॉर्डिंग हो। यानी कि बैलेंस डाइट इसलिए बोल रही हूँ, हर पर्सन के लिए बैलेंस डाइट में कुछ कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं। और लेकिन ये चाइल्डहुड स्टेज तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर इजीली डाइजेशन भी हो जाता है ऑयल्स का, और यहाँ पर ग्रो कर रहा है बच्चा, और यहाँ पर उसके मसल्स डेवलप हो रहे हैं। तो यहाँ ऑयल ऐसा नहीं करना चाहिए कि बच्चे में कंसेप्ट भर दें कि डाइटिंग या फैटी हो, तो बिल्कुल बंद कर दें। बॉडी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑयल का कंटेंट ज़रूर होना चाहिए। कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट। एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी में, किन किन बेसिस पर होती है? इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलेसेंट स्टेज में। किस किस चीज़ के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है? बेसल मेटाबॉलिज्म। बेसल मेटाबॉलिज्म का मीनिंग क्या है? कि जो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन होते हैं, उन्हें फंक्शनिंग के लिए जिस एनर्जी, जितने अमाउंट की एनर्जी रिक्वायर होती है, उसे कहते हैं हम बेसल मेटाबॉलिज्म। जैसे हार्ट को बीट होने के लिए, पंपिंग करने के लिए, लंग्स को अपना प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए, ब्रीदिंग में जितनी भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से और कई सारी एक्टिविटीज़, कई सारे ऑर्गन, डाइजेशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, और जितने भी अंदर के इंटरनल ऑर्गन हैं, उन सब को एनर्जी चाहिए होती है ताकि वो बॉडी को एक्टिव फॉर्म में रख सके, बेसल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो सके। इवन आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए भी एनर्जी के रिक्वायरमेंट होता है। और कई सारी एक्टिविटीज़ जो हम आउटर फॉर्म में कह सकते हैं, अभी बोला कि इंटरनल ऑर्गन को, जो अब हम एक्टिविटी की बात करते हैं, वो कहते हैं आउटर ऑर्गन्स को जिनकी ज़रूरत होती है जिस टाइप की एनर्जी की। जैसे हम बहुत सारी एक्टिविटी कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो सब में हमें एनर्जी की ज़रूरत हो रही है। प्लस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्योंकि इन्फेंसी में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि फिज़िकल हेल्थ की स्पीड जो होती है, फिज़िकल डेवलपमेंट की स्पीड जो होती है, बहुत हाई होती है। तो जितनी भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, इसके लिए भी एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है बॉडी में, और ये वेरियस स्टेजेस में इसकी अमाउंट, इसकी रिक्वायरमेंट वेरियस टाइप की होती है, डिफरेंसेस होते हैं। जैसे इन्फेंसी में एनर्जी की, प्रोटीन की, सबकी मात्रा हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, चाइल्डहुड में थोड़ी कम हो जाती है, और एडोलेसेंट में फिर ये रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे फिर फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल चेंजेस, फिजिकल ग्रोथ की स्पीड हाई हो जाती है। तो इन बेसल एक्टिविटी, बेसल मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलेसेंट स्टेज में। अडल्टहुड में क्या होती है? वही बेसल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और एडिशनल एनर्जी नीड फॉर एक्टिविटीज़ के लिए। अब यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ और एडिशनल हो जाती है, तो उनके लिए ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो रहा। डेवलपमेंट होता है तो वह एडिशनल एक्टिविटीज़ में आ जाता है, लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही होती है। ग्रोथ एक्चुअली मैच्योरिटी तक, यानी कि एडोलेसेंस तक कंप्लीट हो जाती है। प्रेगनेंसी स्टेज में बेसल मेटाबॉलिज्म के लिए एनर्जी चाहिए, एक्टिविटीज़ के लिए, जो एक प्रेग्नेंट लेडी एक्टिविटीज़ करती है डेली लाइफ की, उनके लिए एनर्जी चाहिए। टिश्यूज़ फॉर्मेशन, यानी कि एक फीटल डेवलपमेंट हो रहा है प्रेगनेंसी स्टेज में, तो उस फीटल डेवलपमेंट के लिए, फीटल ग्रोथ के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। लैक्टेशन पीरियड में बेसल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एंड मिल्क सिक्रीशन, इन सब में एनर्जी रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। इन्हीं के अकॉर्डिंग डाइट में चेंजेस होते हैं, इसीलिए एक अडल्ट की जो बैलेंस डाइट है वो चाइल्डहुड के लिए बैलेंस्ड नहीं होगी, प्रेगनेंसी में बैलेंस्ड नहीं होगी, और इवन प्रेगनेंसी में जो बैलेंस डाइट है वो लैक्टेशन पीरियड में बैलेंस डाइट नहीं होगी। यानी कि हर पीरियड में, हर सिचुएशन में बैलेंस डाइट की डेफिनेशन, बैलेंस डाइट का रिक्वायरमेंट थोड़ा थोड़ा चेंजेस हो जाएंगे। रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एट डिफरेंट स्टेजेस। देखिए, फर्स्ट कॉलम क्या है? एज ग्रुप दे रहा है, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, एडोलेसेंट, अडल्ट, और यहाँ पर एनर्जी रिक्वायरमेंट
और इसकी यूनिट है किलो कैलोरी पर डे। पर डे, हर दिन में कितनी किलो कैलोरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोटीन ग्राम्स में, विटामिन ए रेटिनॉल कह सकते हैं इसे, इंटरनेशनल यूनिट। विटामिन सी मिलीग्राम, आयरन मिलीग्राम, आयोडीन मिलीग्राम। एक्चुअली बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी बॉडी में जिनकी रिक्वायरमेंट होती है वेरियस अमाउंट में। यहाँ पे मैंने कुछ पर्टिकुलर ये मेन न्यूट्रिएंट्स को ही इंक्लूड किया है जिसमें एनर्जी, ये देखिए इन सब का अमाउंट लिखा हुआ है कि इतने इतने अमाउंट में, वेरियस अमाउंट में। आप यदि देखेंगे तो ये देखिए प्री प्राइमरी में एनर्जी रिक्वायरमेंट कम था, फिर प्राइमरी में और बढ़ा, फिर अपर प्राइमरी में और बढ़ा, एडोलेसेंट में बॉयज़ और गर्ल्स में भी डिफरेंसेस हो गए और ये इंक्रीज़ होता रहा। बॉयज़ में ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, गर्ल्स में इंक्रीज़ हुआ है या लगभग उतना ही रहा है। और फिर उसके बाद मैन में फिर और ज़्यादा बढ़ा या उतना ही लगभग रहा। ये रिक्वायरमेंट का जितना भी मैंने नंबर्स दिए हैं ये एकदम एग्जैक्ट नहीं होते, ये वैरी करते हैं, लेकिन एक जनरल एवरेज निकाला हुआ है इंडियन कंडीशन में, वो इतना है। वुमेन का रिक्वायरमेंट फिर धीरे धीरे कम हो गया एनर्जी रिक्वायरमेंट। अब प्रोटीन रिक्वायरमेंट को देखते हैं, ये देखिए धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, कंटिन्यूस बढ़ रहा है। और फिर यहाँ पर एडोलेसेंट में जितना रिक्वायरमेंट था, अडल्टहुड में जाकर वो स्टेबल हो गया लगभग। रेटिनॉल का रिक्वायरमेंट लगभग एक था चाइल्डहुड तक, फिर उसके बाद एडोलेसेंट में इंक्रीज़ हुआ और अडल्टहुड में ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। एक्चुअली विटामिन ए का मेन हमारी बॉडी में यूज़ रेटिना, देखो रेटिनॉल से रिलेट कर लो, रेटिना, आई की रेटिना को, यानी कि आई की हेल्थ को प्रॉपर हेल्दी रखने के लिए यूज़ होता है। और इसके रिच सोर्सेस अभी हम कुछ पढ़ेंगे और कुछ हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। विटामिन सी का रिक्वायरमेंट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। विटामिन सी का रिक्वायरमेंट क्यों बढ़ता होगा? एक्चुअली विटामिन सी हमारी सेल की, बॉडी पूरी सेल से ही तो बनी है, कोई सा भी ऑर्गन हो, स्किन हो, कुछ भी हो, सब कुछ सेल से बना है। तो सेल्स की कंडीशन को बनाने के लिए, उनके अंदर जो एक प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, उसे मेंटेन रखने के लिए, स्मूथनेस बनाए रखने के लिए, उसमें लिक्विडिटी की फॉर्म को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हमारी बॉडी का 70% भाग पानी का बना होता है और इस पानी में विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। आयरन की रिक्वायरमेंट भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है और अडल्ट में आयरन की रिक्वायरमेंट मैन के कंपैरिजन में गर्ल्स में ज़्यादा होती है। उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से उनको आयरन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है हीमोग्लोबिन के लेवल को मेंटेन रखने के लिए। आयोडीन की रिक्वायरमेंट भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है और आयोडीन की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने आयोडाइज नमक, जिसे आप लोग खाते हो, नॉर्मली हम टाटा सॉल्ट खाते हैं या फिर और कोई सा भी सॉल्ट खाते हैं, तो वो आयोडाइज्ड नमक है सारे। ये जो सेंधा नमक होता है ये आयोडाइज नहीं होता। लेकिन एक प्रॉब्लम और आई आयोडाइज नमक लेने से, आयोडीन की मात्रा ज़्यादा होने लग गई बॉडी में, तो उसकी वजह से भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आने लग गए। इसलिए यदि हमें अपनी बॉडी को मेंटेन रखना है, सही रखना है, हेल्दी रखना है, तो हमें ये आयोडाइज नमक और सेंधा नमक, इन दोनों को प्रॉपर अमाउंट में 50-50 मिला सकते हैं। मिला के यदि हम कंज्यूम करेंगे डेली लाइफ में, तो ना ही आयोडीन की कमी होगी और ना ही आयोडीन की एक्सेस हो जाएगी। रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एट चाइल्डहुड स्टेज। अब केवल चाइल्डहुड स्टेज की बात की जा रही है। देखो यहाँ पर हमने न्यूट्रिएंट फॉर्म में लिया है। न्यूट्रिएंट फॉर्म की कौन कौन से न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है एक चाइल्डहुड स्टेज में, और कोई किस फूड आइटम में वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट हमें मिल जाता है इजीली, और उसके कितना अमाउंट हमें डेली लाइफ में चाहिए। कार्बोहाइड्रेट जैसा अभी मैं बता चुकी हूँ कौन से फूड ग्रुप में मिलता है, सीरियल और ग्राम्स में, और ये 175 ग्राम चाहिए होता है। प्रोटीन, फिश, मीट, एग, मिल्क, सोयाबीन और बहुत सारे बीन्स जो भी आप लगाना चाहें, पल्सेस सारी आ जाएंगी।
60 ग्राम पर हर मतलब डेली लाइफ में पर डे हमें इतना अमाउंट इसका यूज़ करना है। फैट बटर ऑयल चीज़ ड्राई फ्रूट्स 50 ग्राम 40 ग्राम्स 40 to 50 वेरी करता है एक्चुअली। और वाइटमिन्स स्प्राउट्स मैंने अभी बताया था, वाइटमिन्स स्प्राउट उसमें प्रोटीन के लिए हमने जब बात करी थी तब हमने बोला था कि स्प्राउटेड फॉर्म में यदि हम किसी भी बीन्स को खाते हैं तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोटीन के साथ साथ वाइटमिन्स और मिनरल्स का अमाउंट भी इंक्रीज हो जाता है। तो स्प्राउट्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स डाइट्री फाइबर देखिए डाइट्री फाइबर एक्चुअली क्या क्या है, कई सारे अब आप फाइबर के अमाउंट को बढ़ाने के लिए बोलते हैं कि हम किसी भी सब्जी का फिर तो छिलका खा लेते हैं, है ना। क्योंकि इसमें फाइबर है। ऐसा नहीं है, वो डाइजेस्ट तो एक्चुअली फाइबर नहीं होगा, लेकिन उसे हम च्यू करके खा तो सकें, हमारी बॉडी एक्सेप्ट तो कर सके, नोजिया टाइप की तो फीलिंग ना हो। तो इसके लिए फ्रूट्स वेजिटेबल्स और होल व्हीट यानी कि मैदा से अच्छा व्हीट फ्लोर यानी कि आटा से अच्छा सूजी। क्यों? क्योंकि इसमें फाइबर का अमाउंट बढ़ जाता है। इसीलिए रिफाइंड फ्लोर का यूज़ हमें नहीं करना चाहिए, यानी कि मैदा का यूज़ कम से कम करना चाहिए। आपका डाइजेशन भी ख़राब हो जाता होगा जब आप मैदा की चीज़ें कई दिन खा लेते होंगे लगातार। तो सूजी सबसे अच्छी है, लेकिन हम नॉर्मली सूजी की चपाती नहीं फॉर्म कर सकते, इसलिए हम आटा यूज़ करते हैं। लेकिन आटा हमें कैसा यूज़ करना चाहिए? बिना छाने, ताकि उसमें फाइबर का कंटेंट ज़्यादा आ जाए। फ्रूट्स प्योर फ्रूट्स खाएं यदि हमारे टीथ अच्छे हैं। नहीं तो कई लोग क्या करते हैं कि जूस का कंजप्शन बढ़ा देते हैं। जूस एक्चुअली प्रॉपर फ़ायदा नहीं देता। आप कहोगे कि उसी फ्रूट का तो जूस बनाए जिस फ्रूट को हम खाने वाले थे, और अभी आप कह रहे हैं फ्रूट तो फ़ायदा कर रहा था, जूस नहीं फ़ायदा कर रहा, वो नुकसान कर रहा। जूस जिस अमाउंट में हम लेंगे उसमें शुगर कंटेंट बढ़ जाएगा और क्या होगा, फाइबर पूरे निकल जाएंगे। अब फाइबर निकलने से कई सारे मिनरल्स और कई सारे वाइटमिन्स भी निकलने के चांसेस बढ़ते हैं, और मेनली चांसेस क्या होता है, फाइबर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और ये फाइबर हमारे डाइजेशन को, हमारी बॉडी को, ब्लड प्रेशर को, डायबिटीज़ को सही रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिनरल्स स्प्राउट्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स, जितने भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स लोगे स्प्राउट्स लोगे उसमें वाइटमिन और मिनरल्स का अमाउंट ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। कैल्शियम के लिए बीन आलमंड चीज़ लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स। आयरन एप्पल सबसे अच्छा सोर्स होता है आयरन का, लेकिन एक्चुअली आयरन और कुछ फ्रूट्स भी ऐसे हैं जिनमें अच्छे अमाउंट में होता है। आपको पता है विटामिन सी आयरन गुआवा में बहुत अच्छा होता है, ग्रीन चिली में बहुत अच्छा होता है। लेकिन क्या होता है, ग्रीन चिली का अमाउंट हम बहुत ज़्यादा नहीं कंज्यूम कर सकते और उसके अदर साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो एप्पल में एक हेल्दी फ्रूट है जिसमें और अदर मिनरल्स अदर वाइटमिन्स ये भी मिल जाते हैं और बॉडी में डाइजेशन भी सही रहता है, एक्सेप्टेबल होता है। इसीलिए हम एप्पल की बात ज़्यादा करते हैं। इजीली डाइजेस्टेबल है, ठीक है। ग्रीन चिली यदि अमाउंट ज़्यादा बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगी, हमारी स्टमक की इंटरनल वॉल डैमेज होने के चांसेस हो जाएंगे, ठीक है, और कई सारे नेगेटिव इम्पैक्ट आएंगे। लेकिन हाँ, हर चीज़ को हमें अपनी डाइट में थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व कर सकते हैं। विटामिन ए विटामिन सी इनके वेरियस सोर्सेज हैं जिनका कंजप्शन हम अपनी डाइट में बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली उस न्यूट्रिएंट की बॉडी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पाएगी। इस तरीके से हमें समझ में आया कि कई सारे फूड ग्रुप्स होते हैं और हर पर्सन को अपने हर मील में कोशिश करनी चाहिए कि बेसिक फूड ग्रुप्स ज़रूर इन्वॉल्व करें, यानी कि सीरियल ज़रूर ले, प्रोटीन ज़रूर ले, ऑयल ज़रूर होना चाहिए और मिनरल एंड वाइटामिन। वाटर कंटेंट तो ऑटोमेटिकली होगा ही, जिससे क्या होगा, जिससे उसकी बॉडी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। और चाइल्डहुड स्टेज में इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि चाइल्डहुड स्टेज ये एक ग्रोइंग स्टेज है, यहीं से डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रही है और एक अडल्ट पर्सन सामने बिल्डअप होकर आएगा। यदि वो
चाइल्डहुड स्टेज में बच्चे को हेल्दी फूड नहीं देंगे तो जो हमारे अडल्ट होंगे उनकी हेल्थ भी बहुत अच्छी, बहुत हेल्दी नहीं होगी। और फिज़िकल हेल्थ यदि अच्छी नहीं होगी तो आप ऑलरेडी जानते हो कि आपकी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ, कल्चरल और स्पिरिचुअल हेल्थ पे भी ऑटोमेटिकली नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता जाएगा। थैंक यू।